नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 35वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सर्वनाम और विशेषण का टॉपिक रहने वाला है, जिसका आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का जो बचा हुआ कुछ टॉपिक था ना हिंदी के विषय में, जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, उसके अलावा क्रिया हो गया। तो क्रिया कोई ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें से एकाकी क्वेश्चन रेयर में पूछे जाते हैं, बहुत ही कम ही। ठीक है, तो आप लोगों को जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे सर्वनाम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ विशेषण से पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा हूँ उसमें, तो इन दोनों टॉपिक को आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का ना जो एमसीक्यू सीरीज़ है ना वो आज इस क्लास में करेंगे, और इसका थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग ना इससे जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना, उन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और आज आप लोगों का ना एक मिक्स वाला ना, आप लोगों का जो रीजनिंग का क्लास है ना वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखिए, जितना भी पढ़ा है उतना इनफ है। कोई भी नया चीज़ अब आप लोग पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, अपने आप पे भरोसा रखिए, खूब पानी पीजिए, शांत मन से जाइएगा एग्ज़ाम दिलाने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा पैनिक मत होइए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आराम से खुद पर भरोसा रखिए सबसे पहला। चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए, और ट्राई करना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक पहला को ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण के बदले आते हैं, ऑप्शन बी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन सी क्रिया के साथ जुड़कर आते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर आते हैं ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम जो कहते हैं ना, वो संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों का सर्वनाम का परिभाषा बताया था ना, कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा जो होता है ना वो सर्वनाम की भांति लिंग के अनुसार ना बदलता नहीं है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोगों का मैं लेता हूँ ना, बताया था ना एग्जाम्पल के थ्रू, कि जैसे मैं बोलूँगा यहाँ राहुल यहाँ, और राहुल ये काम करो, राहुल वहाँ जाओ, राहुल ये करो, तो बार बार जो मैं राहुल का नाम ले रहा हूँ ना, तो उसके स्थान पर क्या बोलूँगा? तुम यहाँ आओ, तुम ये करो, तुम वो करो। तो राहुल के स्थान पर जो मैं तुम आप ये जो प्रयोग करूँगा ना, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, और उसी का परिभाषा जो बताया था ना, कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। इसीलिए आप लोगों को थ्योरी का जो क्लास है ना उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम किसके बदले में आते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी वचन, या ऑप्शन डी संज्ञा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी संज्ञा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वनाम किसके बदले आते हैं? तो सर्वनाम जो आता है ना वो संज्ञा के बदले ही आता है ना। आप लोगों को बताया था ना कि संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 11, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में जो सर्वनाम है वो 11 प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि सर आपने तो 6 प्रकार बताया था सर्वनाम के, है ना? तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, अगर इसमें 6 लिखा होता ना कोई भी ऑप्शन में, तब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता था, लेकिन इसमें 6 ऑप्शन ही नहीं है, तो 11 आप लोगों को लेने हैं। याद करो, शुरुआती में जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था उसमें आप लोगों को बोला था कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन सा? तो मैं, आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्या, सो, कौन, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होता है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के बदले आने वाले शब्द होते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है? सर्वनाम होता है। और 6 जो है ना वो इसके प्रकार है। क्या? तो देखो, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था ना कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं।
हैं। आपको बताया था ना कि निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे कर करके आप लोगों को 6 प्रकार बताया था ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर प्रयोग के आधार पर प्रकार पूछे तब आप लोगों को 6 लेना है, अदरवाइज 11 लेना है। ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? अब देखो ये चारों ऑप्शन को देखोगे तो कहीं पर भी 11 ऑप्शन नजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तब आप लोगों को 6 लेना है। इसमें समझ में आ रहा है ना? अगर इसमें क्या होता, अगर सर्वनाम करके दिया होता 11 और 6 देता तब आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता, लेकिन कोई भी एक ही दिया जाएगा ऑप्शन में, या तो 6 दिया जाएगा या 11 दिया जाएगा। अगर 6 और 11 दोनों दिया जाएगा तो प्रश्न को बदल दिया जाएगा। प्रश्न में ये बोला जा सकता है कि प्रयोग की दृष्टि से, अर्थात प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम की कितने संख्या है या सर्वनाम की कितने प्रकार हैं, तब आप लोगों को 6 लेना है। समझ में आया ना? और ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार के 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये जो मुझे शब्द है ना वो किस प्रकार का सर्वनाम है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी उत्तम पुरुष इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे मतलब अपने आप के बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है। और याद करो आप लोग, आपको एक परिभाषा बताया था उत्तम पुरुष के बारे में। आप लोगों को उत्तम पुरुष ने सीधा सीधा ये बताता हूँ आप लोगों को ना पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है वो उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष होता है और तीसरा अन्य पुरुष होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और उसमें बताया था अगर जो लेखक होगा या वक्ता होगा या बोलने वाला होगा अगर स्वयं के बारे में बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष कहलाएगा। इसमें देखो मुझे बोला है तो मुझे का मतलब क्या होता है? अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप बोल करके देखो मुझे, मतलब आप खुद के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा। यही अगर कोई और शब्द लिखा होता ना, जैसे आप लिखा हुआ था तो वो क्या आता? तो सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? मध्यम पुरुष होता। अगर तीसरे पर्सन के बारे में बात करता तो अन्य पुरुष हो जाता, है ना। आप लोगों को थ्योरी में समझाया था ना, तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। अगर इसमें ना मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, तो ये किस में आएगा? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को ये बोला जाए, आप बोला जाए या तुम बोला जाए, तो इसमें मध्यम पुरुष आ जाएगा क्योंकि सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरे पर्सन के बारे में बात करेगा ना, जैसे वह, यह, ये, वे, तो ये जो वर्ड आएगा ना तो वो अन्य पुरुष में आएगा। तो इन बातों को खास तौर से ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको बताना है यह जो शब्द है ना वो किस प्रकार का सर्वनाम है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह बोला है, यह जो शब्द है ना वो क्या होगा? वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे? अगर मैं इस शब्द का प्रयोग करूं कि यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा कमरा है, यह मेरा घर है, तो मैं निश्चित होकर ही बोल रहा हूँ ना जी ये जो
वाक्य बोल रहा हूँ वो, तो ये जो शब्द है वो किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम को कहते हैं या उस शब्दों को कहते हैं जिससे ना किसी निश्चित शब्द का पता चले, मतलब निश्चित कार्य के बारे में पता चले या किसी निश्चितता का पता चले, तो वो क्या होगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिससे किसी स्पेसिफिक जो काम हो रहा है ना कि वो चीज़ पक्का है तो उसके बारे में पता चले तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि दो अलग अलग वाक्यों को जो बीच में मर्ज करता है, जो जोड़ता है ना, जैसे जैसे का वैसा, जो का सो, है ना, जो करेगा सो भरेगा, तो ये जो और सो होगा। तो इन सारे जो शब्द होगा वो संबंधवाचक सर्वनाम में आगे बताया था ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होंगे जिस वाक्य से आप लोगों को ये पता चले कि उस वाक्य में ना किसी भी प्रकार की निश्चितता नहीं है, मतलब अनिश्चित बात है। जैसे कुछ लोग यहाँ हैं तो कितने लोग हैं पता चल रहा है क्या, जैसे मेरे को कुछ भूख लगा है, कुछ पानी मेरे को दे दो, कुछ खाने को दे दो, तो ये जो कुछ है वो इससे पता चल रहेगा कितने क्वांटिटी में है, कितना बोल रहा हूँ मैं, ये समझ रहे हैं क्या, नहीं आ रहा है ना, कोई निश्चितता का पता नहीं चल रहा है ना, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जितना भी समझाता हूँ ना अपने शब्दों में उसको समझने का कोशिश किया करो। क्यों, क्योंकि आप लोग जब अपने शब्दों में समझे रहोगे ना तब आप लोगों का वो काम या अगर लॉन्ग टर्म में वो याद रहेगा। अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो, सो और सो क्रमशः है। ऑप्शन ए पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है। तो ये जो बोला है ना वाक्य जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो और सो जो है वो क्या है, वो संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्यों है ये जान लो। अभी आप लोगों का संबंधवाचक का परिभाषा बताया था ना कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, दो जो अलग अलग वाक्य रहेगा उसमें क्या करेगा, दोनों वाक्यों को जोड़ेगा, एक में मर्ज करेगा। और उदाहरण भी दिया था जो करेगा सो भरेगा बोल करके, तो ये जो और सो है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है ना तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसीलिए ये संबंधवाचक है। उसके अलावा निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे है ये जान लो। ये पूरा वाक्य को पढ़ो ध्यान से। जो करेगा सो भरेगा, तो आप लोग अच्छा मेहनत करोगे उसके अनुसार आपको उसका फल मिलेगा, रिजल्ट करा ये मिलेगा। तो आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये निश्चितता को दर्शा रहा है कि नहीं बताओ आप लोग, ये निश्चित है कि नहीं, आप मेहनत करोगे तो सफल होगे, ये निश्चित है ना। तो इसीलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो समझ में आया दोनों के दोनों। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए आप मेरे सिर आँखों पर हैं, ऑप्शन बी आप भला तो जग भला, ऑप्शन सी आज अपनापन कहाँ है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी आप भला तो जग भला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी आप भला तो जग भला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आपको याद कीजिए निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या बताया था। निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा आपको ये बताया था कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक जो है ना वो स्वयं के लिए करता है तो वे निज
निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इसका आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था उदाहरण करके, जैसे आप का प्रयोग किया जाएगा, स्वयं का प्रयोग किया जाएगा और उसके अलावा स्वतः का प्रयोग किया जाएगा, खुद का प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल इसका दूँ ना एक दो, तो पहला इसमें हो जाएगा कि मैं अपने आप ही उसमें चला जाऊँगा, मतलब ऐसा जो वाक्य होगा जिसमें ना डबल डबल अपने बारे में बात करेगा। जैसे मैं अपने आप ही मैं क्या करूँगा, घर चला जाऊँगा। उसके बाद और बोल सकता है कि मैं खुद ही कर लूँगा, तो मैं अलग बोला है और खुद ही बोला है, तो ऐसे डबल डबल खुद के बारे में बोले ना तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें केवल सिंगल बोला गया तो इसको ज़्यादा वो नहीं लेना है, वो अनेक जो वाक्य होंगे ना उसमें डबल डबल बोला जाता है, तो इसीलिए खास तौर से ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? ऑप्शन ए, अपने से क्या छिपाना। ऑप्शन बी, भगवान मुझे अपना ले। ऑप्शन सी, मैं आप ही चला आता। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चला आता, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी, मैं आप ही चला आता, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निजवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोगों को अब भी जस्ट एक परिभाषा बताया ना कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था उदाहरण, आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि करके। और इस शब्द को देखोगे, मैं आप ही चलाऊंगा, तो मैं अपने बारे में पहला बोला है और आप ही चलाऊंगा दोबारा बोला है। जब ना कोई लेखक या वक्ता रहेगा अपने आप को 2 बार बोलेगा ना उस वाक्य में, तो वहाँ अधिकतर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं का मतलब भी खुद होता है, आप का मतलब भी खुद होता है। मैं आप ही चला आता, तो खुद के बारे में डबल डबल बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। आप सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये जो आप है ना वो सर्वनाम का किस उदाहरण है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। या ऑप्शन डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप सर्वनाम का उदाहरण है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ना आप सर्वनाम का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या था कि वक्ता या लेखक ना जब अपने बारे में बात करे, स्वयं के बारे में बात करे, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और उसका उदाहरण दिया था ना आप, स्वयं, स्वतः, तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके अलावा ये जो आप शब्द है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उपयोग किया जाता है। आपको बताया था ना पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उपयोग होता है, जैसे मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष में उपयोग होता है। और उसके अलावा निजवाचक सर्वनाम में होता है। अगर मध्यम पुरुष इसके स्थान पर होता ना, निजवाचक नहीं होता, तो मध्यम पुरुष लेते, लेकिन निजवाचक सर्वनाम है तो इसे ले लिया, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ही दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। मैं स्वयं चला आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए, मैं। ऑप्शन बी, स्वयं। ऑप्शन सी, चला। ऑप्शन डी, आऊँगा। या ऑप्शन ई, आऊँ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, स्वयं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैं स्वयं चला आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, तो ये जो स्वयं लिखा है ना वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ये जो स्वयं हो। कैसे? तो आपको जो सर्वनाम का परिभाषा बताया था निजवाचक सर्वनाम का, उसमें एग्जाम्पल भी आप बताया था ना कि इसमें एग्जाम्पल जो था वो स्वयं था, आप ही था, स्वतः था, तो ये क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में फटाफट तरीके से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। या ऑप्शन डी, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस वाक्य को पढ़ो, यह कोई नया काम नहीं है। कौन नया काम नहीं है? यह कोई नया काम नहीं है। मतलब यह है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है ना जी। मैं बोलूँ कि ये जो टॉपिक है ना यह कोई पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है, बोल दूँ तो मैं निश्चित होकर के बोल रहा हूँ ना, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखना है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से या जिन प्रश्नों से ना आपको ये पता चले कि किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है या कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताया हो ना कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होंगे उसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसा, वैसा, जो, सो, जैसा करेगा वैसा भरेगा वाला वाक्य है ना, वो संबंधवाचक आ जाएगा। और निजवाचक का तो परिभाषा आपको दे ही चुका हूँ जी। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कुछ, कोई, ऑप्शन बी क्यों, ऑप्शन सी मैं, हम, हमारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मैं, हम, हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो उत्तम पुरुष के लिए जो प्रयुक्त होता है ना वो मैं, हम और हमारा इसमें प्रयुक्त होते हैं। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो देखो आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझाया था ना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पर्सन होते हैं। पहला पर्सन, दूसरा पर्सन और तीसरा अन्य पर्सन। ठीक है। देखो जब कोई लेखक या वक्ता रहेगा जो बोलने वाला रहेगा ना, वो अगर स्वयं के बारे में बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। उसके अलावा लेखक या वक्ता जो रहेगा ना वो सामने जो सुनने वाला है उसके बारे में बात करेगा ना, लिसनर के बारे में बात करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो मध्यम पुरुष कहलाएगा अगर सामने वाले के बारे में बात करेगा तो। ठीक है। और अगर जो लेखक या वक्ता है बोलने वाला है वो अगर कोई तीसरे पर्सन के बारे में बात करेगा जो यहाँ प्रेजेंट ना हो तो ये क्या कहलाएगा? वो अन्य पुरुष कहलाएगा। ठीक है। आदमी के लिए नहीं, किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का अगर बारे में बात करें ना तो वो अन्य पुरुष वो भी कहलाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे आप लोगों को समझना है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है? पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष जो होगा वो मैं, हम, हमारा। मैं का मतलब कौन होता है? ये जो लेखक है वो स्वयं होगा। हम बोलेगा वो भी उसमें स्वयं इंक्लूड होगा। हमारा बोलेगा उसमें भी क्या होगा? ये जो लेखक या वक्ता बोलने वाला वो खुद उसमें क्या होगा? शामिल होगा। तो इसीलिए क्या होगा? वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। आपको केवल समझना है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। रटोगे तो मतलब नहीं होगा क्योंकि सेम प्रश्न रेयर में ही पूछा जाता है। जबकि समझे रहोगे ना तो कोई भी कूट में पूछे इस प्रश्न में से आराम से बन जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन, या ऑप्शन डी यह। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी यह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी यह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब होता है कोई वाक्य अगर मैं बोलूँ ना तो वो निश्चित होकर मैं बोलता हूँ कि वो सही है बोल करके। जैसे मैं बोलूँ कि यह मेरा पेन है, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा पुस्तक है, तो यह जो प्रयोग कर रहा हूँ वो क्या है? जिन निश्चयवाचक जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा उसमें उपयोग कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए ये निश्चयवाचक वाक्य होगा। और कुछ जो होगा वो कौन से में आएगा? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा जो कुछ है वो। और क्या जो है वो किस में आएगा? तो क्या जो है ना वो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है ना उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, है ना। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यान से पढ़िए। कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? ऑप्शन ए कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, ऑप्शन बी उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं, ऑप्शन सी कुछ तो बोलो, या ऑप्शन डी कुछ लड़कियां उधर भी गई है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है? तो कुछ शब्द सर्वनाम जो होगा ना वो उनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं इसमें करेक्ट हो जाएगा। और याद करो जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को बताया था ना कि कुछ का मतलब क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या होता है? कुछ का मतलब ये होता है कि कोई निश्चित ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें बोला है इनमें कुछ
बेवकूफ़ हैं। तो कितना बेवकूफ़ है ये क्वांटिटी पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और सही जो वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, बाकी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए ना एक थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द पद परिचय है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्मकारक। ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्मकारक। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन कर्मकारक। या ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम लिंग एकवचन कर्मकारक। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन कर्मकारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह किसे देख रहा है, वाक्य में रेखांकित जो पद परिचय बोला है ना तो उसके बारे में। तो ये जो रेखांकित किसे है ना, तो वो किसे का मतलब क्या होगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंग एकवचन में आएगा ना जी। अगर मैं बोलूँ कि किसे देख रहे हो, तो किसे का मतलब क्या होगा, किसे एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक है ना, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा और ये सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। और ये उभयलिंग होता है, एक वचन में होता है, ठीक है। एक वचन का मतलब होता है ना किसी एक ही संख्या का पता चले तो वो एक वचन में आ जाएगा और कर्मकारक होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से अब आप लोगों के लिए कूट वाली प्रश्न एक और है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को पढ़िए। उचित संबंध जोड़िए। सूची 1 और सूची 2 करके दिया है। सूची 1 को पढ़ो, मैं रोटी खाई है। बी करके देखो दूसरा, इसमें क्या तुमने किताब पढ़ ली। तीसरा दिया है शिक्षक की बातों पर ध्यान दो। चौथा दिया है छी ऐसी गंदी बातें मत करो। उसके अलावा दूसरा सूची में दिया है ए विधिवाचक, बी करके दिया है विस्मयादि बोधक, सी करके दिया है सकारात्मक और डी करके दिया है प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला को देखो, मैं रोटी खाई है। तो मैं रोटी खाई है जो लिखा है ना वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो सकारात्मक में आ जाएगा। उसके अलावा बी को देखो, क्या तुमने किताब पढ़ ली। तो क्या तुमने किताब पढ़ ली जो बोला है ना वो किस में आएगा, तो ये जो है ना वो प्रश्नवाचक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा है ना जी, क्या तुमने किताब पढ़ ली, तो ये क्वेश्चन होगा ना, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाएगा। तीसरा को देखो, शिक्षक की बात पर ध्यान दो। तो वो किस में आएगा, तो ये जो है ना वो विधिवाचक होगा, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते रहते हैं तो इसीलिए आप उनकी बातों पर ध्यान दो, तो ये विधिवाचक है ना। उसके अलावा देखो चौथा, छी ऐसी गंदी बातें मत करो। तो ये जो चौथा होगा ना वो क्या होगा, विस्मयादि बोधक आएगा। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का पहचान देखो ना जी, ऐसे आप लोगों को जब हिंदी का जो चिन्ह पहचानने के लिए बोला था ना, क्लास लिया था, उसमें बताया था ना कि विस्मयादि बोधक कैसे रहता है, एक खड़ी लकीर और नीचे में डॉट जैसा रहता है, बताया था ना। तो इनको आराम से जान जाते और प्रश्नवाचक को जान जाते, दो को लेते तो आराम से बन जाता है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों का ना नया जो प्रश्न है वो शुरू होता है। यहाँ से आप लोगों का जो विशेषण का जो टॉपिक है ना वो शुरू होता है। तो आप लोगों को ना 5 से 10 क्वेश्चन इसमें का भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें भी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी विधेय या ऑप्शन डी विशेषण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी विशेष्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य नहीं कहेंगे। जी हाँ, आपको बताया था ना कि जिसकी अगर विशेषता बताई जाएगी है ना, कि मान के चलो सीता सुंदर है, एक एग्जाम्पल आपको थ्योरी में दिया था। तो सीता सुंदर है तो इसमें जो लड़की शब्द रहेगा ना, लड़की वाला है ना, तो वो क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा। मतलब सीता जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और विशेषण क्या होगा, जो विशेषता बताया जाएगा ना, जैसे इसमें सुंदर शब्द है ना, तो सीता सुंदर है, तो ये जो सुंदर शब्द होगा ना वो विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में अब।
चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी संज्ञा और सर्वनाम की, ऑप्शन सी कारक की या ऑप्शन डी सर्वनाम की। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी संज्ञा और सर्वनाम की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण जो है ना वो संज्ञा और सर्वनाम की ही ना विशेषण बताता है। जी हाँ, आपको विशेषण के परिभाषा में बताया था ना कि विशेषण किसे कहते हैं। याद रखिएगा, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषा को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनामिक विशेषण के दो ही ना भेद होते हैं जी। आपको बताया था ना, जब सर्वनाम पढ़ा रहा था उस समय आप लोगों को बताया था कि सर्वनामिक विशेषण जो होता है उसका केवल दो ही भेद होता है बोल करके बताया था ना। कौन कौन सा दो भेद होता है? तो सबसे पहला जो होता है वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है और दूसरा जो होता है वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। तो इन दोनों प्रकार को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। सर्वनामिक विशेषण के भेद नहीं हैं। ऑप्शन ए मूल सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी यौगिक सर्वनामिक विशेषण या ऑप्शन डी संकेतवाचक विशेषण। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक विशेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वनामिक विशेषण के भेद नहीं है। तो सर्वनामिक जो विशेषण है ना उसका जो भेद नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक विशेषण इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा को आप ध्यान से पढ़िए। प्रविशेषण कहते हैं ऑप्शन ए परिणाम बोधक विशेषण को, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण को, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण को या ऑप्शन डी विशेषण के विशेषण को। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी विशेषण के विशेषण को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण जो कहते हैं ना वो विशेषण के विशेषण को कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक छठवां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए मेरा लड़का आलसी है, ऑप्शन बी वह नौकर नहीं आया, ऑप्शन सी जैसा देश वैसा भेष या ऑप्शन डी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो प्रश्न क्रमांक छठवां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? तो प्रविशेषण का जो उदाहरण है वो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अभी आप लोगों को प्रविशेषण का विशेषता बताया ना, परिभाषा बताया कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, मतलब जो विशेषण होगा ना अगर उसका विशेषता बतलाएगा तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसका मतलब ये होता है कि लाल जो है वो विशेषण है और सिंदूरी जो है ना वो प्रविशेषण है इसका। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी मधुरता, ऑप्शन सी शीतलता या ऑप्शन डी सुंदर।
तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी सुंदर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो शब्द होगा ना वो सुंदर जो है वो विशेषण है। और विशेषण किसे कहेंगे? जब किसी चीज़ की विशेषता जो चीज़ बतलाता है ना तो उसे विशेषण कहेंगे। जैसे राम सुंदर है, सीता सुंदर है, ये बोलूँ तो सीता में जो सुंदरता है ना, सुंदर लिखा जो शब्द है ना वो इसमें विशेषण हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हैं। सरल सरल है जी, ज़्यादा कठिन नहीं आता है इसमें से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? ऑप्शन ए बहुत आदमी, ऑप्शन बी बहुत दूध, ऑप्शन सी बहुतेरे उपाय या ऑप्शन डी पूरे टुकड़े। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बहुत दूध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए शब्दों में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो बहुत दूध जो है ना इसमें परिणाम बोधक विशेषण का उपयोग हुआ है। तो ध्यान रखना है। परिणाम बोधक विशेषण क्या होता है? तो परिणाम बोधक विशेषण जो है ना वो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है तो उसे क्या बोलेंगे? परिणाम बोधक विशेषण बोलेंगे। आपको जब बताया था ना विशेषण पढ़ा रहा था उस वक्त जब परिणाम टॉपिक आया था ना, परिणाम बोधक टॉपिक, तो उसमें बताया था ना आप लोगों की कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल संबंधी नापने जोखने संबंधी ना विशेषता को प्रकट करता है उन्हें परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं, है ना, आपको बताया था ना। और ये जो परिणाम बोधक विशेषण है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला हो जाएगा निश्चय परिणाम बोधक और दूसरा अनिश्चय परिणाम बोधक। निश्चय परिणाम बोधक में ना 5 किलो, 1 किलो, 2 गज, 1 हाथ, 2 हाथ आपको समझाया था ना। और अनिश्चय मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा, बहुत, ये सारा चीज़ क्या होगा? अनिश्चय हो जाएगा। तो दो प्रकार के परिणाम बोधक होते हैं तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को पढ़िए। क्रिया घोतक कृदंत विशेषण किसके भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रिया घोतक कृदंत विशेषण के कितने भेद हैं? तो क्रिया घोतक कृदंत विशेषण होगा ना उसके दो भेद होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और ये क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लो क्रिया घोतक कृदंत विशेषण क्या होता है। क्रिया घोतक कृदंत विशेषण बनाने में ना अ का या ता का आदि प्रत्यय का प्रयोग होता है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे कृदंत बोला जाता है। जो क्या होता है? जो आ होगा ना उसमें भूतकाल और ता में वर्तमान काल आता है। तो इतना ध्यान रखना है। ऐसे टफेस्ट जो क्वेश्चन है ना वो बहुत रेयर में पूछे जाते हैं तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए उसकी टोपी काली है, ऑप्शन बी थोड़ी पानी ले आओ, ऑप्शन सी वहाँ नुकीला पत्थर पड़ा है या ऑप्शन डी छतरी बड़े साहसी होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी छतरी बड़े साहसी होते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में प्रविशेषण है? तो प्रविशेषण जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी छतरी बड़े साहसी होते हैं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें छतरी बड़े जो लिखा है ना साहसी होते हैं तो इसमें ना जो बड़े लिखा हुआ है ना ये जो बड़े वो क्या है? तो वो प्रविशेषण को दर्शाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों का ना ये प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के ना लगभग लगभग प्रश्न क्रमांक 15 से 20 तक की ये जो 14 दिया है, ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को ना जो 3-4 क्वेश्चन है उसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केवल इतना ही आप लोगों को पढ़ना होगा। 3-4 एक्स्ट्रा दिया है उसको तो वो आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना और अच्छे से अपना तैयारी कर लेना, ठीक है। और सबसे पहली बात आप अपने आप पर भरोसा रखिए, जितना पढ़े हो इनफ है, केवल रिविज़न कीजिए, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल
शांत मन से एग्ज़ाम में जाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम को दिलाइएगा, ठीक है। पैनिक मत होना। जो विषय को आपको लगता है ना कि मैं सरल लगता है, मान के चलो हिंदी को लगता है, तो उसे डायरेक्टली पहले सॉल्व करना, उसके बाद फिर दूसरे विषय को सॉल्व करना। जो विषय लगता है सरल सरल है उसे करना। पहले पासिंग मार्क्स लाने के ऊपर ज़्यादा जोर देना, बाद में फिर आप लोग तुक्का मारने पर जाना, ठीक है। शुरुआती में तुक्का मारते हुए मत बैठना, बता दे रहा हूँ, असल दिक्कत हो जाता है। शुरुआती से हम लोगों का माइंडसेट जो है ना वो तुक्का में होगा, तो फिर लास्ट तक के तुक्का ही मारते रहोगे। तो इसीलिए जो जो पहले पता होगा ना उसको पहले सॉल्व करना, फिर बाद में आप लोगों को ना लास्ट में तुक्का मारना, 10 मिनट अलग से टाइम निकाल लेना उसके लिए, ठीक है। और अपने आप पे भरोसा रखिएगा और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दिलाइएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के एग्ज़ाम के लिए।